सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अपने अपने घर में मस्त होइएगा, स्वस्थ होइएगा और ठंड के आनंद के साथ साथ क्या कर रहे होइएगा, तो अपने पढ़ाई के भी कार्यों में लगे होइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। आज आपका क्या है? तो आज है आपका क्लास नंबर, तो क्लास नंबर 2 है आपका। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने समझने का कार्य किया था कि गणित क्या होता है। जिस प्रकार से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे संज्ञान में गणित के प्रति जो पहले से विचारधारा थी, शायद कल के क्लास करने के बाद आप सभी गणित के शाब्दिक अर्थ को समझे होइएगा, जहां पे आपने विभिन्न प्रकार के शब्दों को भी समझने का कार्य किया होगा। विभिन्न प्रकार के शब्द कहने का आशय हुआ कि ऐसे शब्द जो आपके शिक्षण शास्त्री कार्यों के लिए लाभदायक होगा, उपयोगी होगा, वो सारे शब्द अब आपके माइंड में होंगे, जो कि कल के क्लास में हम लोगों ने देखने का भी कार्य किया था, समझने का भी कार्य किया था। और कल के क्लास में हम लोगों ने पूर्ण रूप से समझा था गणित के शाब्दिक अर्थ को, गणित की उपयोगिता को, और वहां पे किस प्रकार से हमें अपने कक्ष में विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ाना है, किस तरह से हमारा चिंतन कौशल होना चाहिए, कैसे तमाम प्रकार के कंसेप्ट को हम डिलीवर करते हैं, उन तमाम प्रकार की चीजों के बारे में कल के क्लास में हमने पढ़ने का काम किया था। और मैंने कहा था कि जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास के अंदर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो संख्या पूर्व अवधारणा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्री नंबर कंसेप्ट के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्री नंबर कंसेप्ट के भी नाम से जानते हैं। इसे हम समझने का कार्य करेंगे। परंतु कल के क्लास के बाद आप में से कुछ मित्र हैं जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे कुछ शब्दों को भेजा था। मैं आपको निरंतर कहता हूं कि जब भी आप किसी भी प्रकार के क्लास में कनेक्ट रहिए, तो वहां पे जिस प्रकार का भी शब्द हो, जिस शब्द का भी आपको अर्थ पता न हो, उसे अवश्य पूछने का काम कीजिए। कभी भी अपने मन में संदेह को रखकर आगे नहीं आना है। जो भी आपका डाउट हो अवश्य पूछिए। और आपके क्लास में कोई मित्र हैं जिन्होंने लगभग 6-7 शब्दों के बारे में पूछने का काम किया है, तो मैं एक एक करके पहले शब्दों को समझा देता हूं, फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहला इनका शब्द है समावेशी। देखिए, तो समावेशी का आपका अर्थ क्या है, समझ लीजिए। कल के क्लास में इस शब्द का मैंने उपयोग किया था। समावेशी कहने का आपका आशय होता है एक समान, अर्थात समावेशी का अर्थ क्या है, समावेशी का अर्थ होता है एक समान। अर्थात जब हमारा सोच, हमारे विचार सभी लोगों के लिए एक समान होती है, उस प्रकार के शब्द का नाम है समावेशी। परंतु इसी में आपके दो प्रकार से शब्द का निर्माण हो जाएगा। एक अपना समावेशी वातावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशी वातावरण कहलाता है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा हो जाएगा। ये सभी शब्द आपके सभी प्रकार के विषय के लिए उपयोगी है। समावेशी वातावरण कहने का आशय हुआ, जो मित्र मुझसे पूछने का काम किए हैं, मुझे नाम नहीं पता है, तो अपने कॉपी पे लिखिए। अर्थात जब हम अपने कक्ष में, अपने क्लास के अंदर में सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से, एक समान प्रेम से, स्नेह से पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उस प्रकार के कक्ष को ही हम क्या कहते हैं, तो समावेशी वातावरण के नाम से जानते हैं। राइट। चलिए, सभी प्रकार का वीडियो और पीडीएफ है। कल के क्लास का रिकॉर्डिंग जैसे ही आप ओपन कीजिएगा नंबर सिस्टम के अंदर में, तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे क्लास नंबर 1 लिखा होगा, और उसी के नीचे में कोना में आपका पीडीएफ भी लिखा होगा। आपका एप्लीकेशन है, उसे 2 बार उपयोग कीजिएगा तो सारा चीज समझ जाइएगा। तो आइए, समावेशी वातावरण का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में हम कार्य कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में सभी को एक समान दृष्टि से लेके चलना, एक सामान्य कार्य करना हमारा समावेशी वातावरण कहलाएगा। और जब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा का, तो समावेशी शिक्षा कहने का आशय क्या हुआ? ऐसी शिक्षा प्रक्रिया, ऐसी शिक्षा प्रक्रिया,
ऐसी शिक्षा प्रक्रिया जहां पर जहां पर जहां पर सामान्य बच्चे के साथ साथ सामान्य बच्चे के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर वंचित समूह वाले बालक, या फिर अभिवंचित वर्ग वाले बालक, या हाशिए के समाज वाले बालक, सभी बच्चों को एक तरह से जो शिक्षा प्रदान करने का हम कार्य करते हैं उसी को हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो आई होप अब आपको दोनों प्रकार के शब्द का अर्थ पता चल गया होगा। अगला इन्होंने एक शब्द पूछा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विविध। क्या नाम है? विविध। विविध क्या होता है सो समझिए। विविध से निर्माण होता है किसका? तो विविधता का निर्माण होता है। क्या होता है? विविधता का निर्माण होता है, या इसी शब्द से आपका निर्माण होता है वैविध, वैविध्यपूर्ण वातावरण। क्या बोलते हैं? वैविध्यपूर्ण वातावरण। अर्थात समझिए, विविधता का मतलब हो गया अलग अलग। इसका नॉर्मल सा अर्थ क्या हो गया? तो नॉर्मल सा अर्थ हो गया अलग अलग। जैसे कि मान के चलिए अपने इस क्लास में पुरुष वर्ग भी हैं, महिला वर्ग भी हैं। आपका रहन सहन अलग अलग होगा, आपकी भाषा मातृभाषा अलग अलग होगी, आपका व्यवहार अलग अलग होगा, जाति अलग अलग होगा। तो इस प्रकार के समावेश को ही हम क्या कहते हैं? वैविध्यपूर्ण वातावरण कहते हैं। और इसी को हम लोग विविधता के भी नाम से जानते हैं, जो कि आपके बिहार डीलेट में सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना भी है। विविधता हुआ, असमानता हुआ, वंचना हुआ, ये सब शब्द हमें पढ़ने होते हैं। तो विविध का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग। जैसे कि अपने कक्ष में पढ़ाने के लिए हमने क्या किया? विविध संसाधनों का उपयोग किया। तो विविध संसाधन का मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्रकार के सामग्रियों का हमने उपयोग किया। तो विविध का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग। दूसरा इन्होंने भेजा है सक्रिय वातावरण। सक्रिय वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? मेरे साथ में आप लोग भी बोलते चलिए जिनको पता है। सक्रिय वातावरण का अर्थ होता है एक्टिव इन्वायरमेंट, जहां पर सभी सभी लोग, चाहे वो शिक्षक हों, बच्चे हों, क्या हों, सभी लोग एक्टिव हों। जो क्लास हो रहा है उसमें एक्टिव हों। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर आपके साथ बेसिक मैथ के अंदर में क्लास नंबर 2 को डील कर रहा हूँ, और जो भी शब्द मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर इसका आपको अर्थ पता है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखने का काम कर रहे हैं। तो इसका आशय क्या हुआ? मेरे साथ साथ आप भी एक्टिव है, और जब तक हम दोनों अपने साथ साथ एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक हम लोगों का पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे हम और आप दोनों लोग क्या है? एक्टिव है। उसी को हम लोग सक्रिय वातावरण के नाम से जानते हैं। अगला शब्द इन्होंने पूछा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ? तो क्रमबद्ध को हम लोग क्रमबद्धता भी कहते हैं, और ये हमारा सीक्वेंस कहलाता है। अर्थात किसी भी चीज को क्रम में सेट करना, वो हमारा क्या कहला गया? क्रमबद्धता कहला गया। एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में सेट कर देना, बड़े से छोटे का, छोटे से बड़े से, 1 से लेके 10, 10 से लेके 1, इस प्रकार से सीक्वेंस में सेट करना ही हमारा क्या कहलाएगा? तो क्रमबद्ध कहलाएगा। अगला शब्द है इनका यथार्थ। यथार्थ का अर्थ मैंने कल ये सारे शब्दों के अर्थ को मैंने बताया था, फिर भी रिवाइज कर लीजिए। यथार्थ का मतलब होता है जिसका अर्थ निकल जाए, जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो, यथार्थ कहलाता है। अगला इन्होंने पूछा है यथार्थ के बाद तथ्य। तथ्य किसे कहते हैं? तो देखिए तथ्य का मतलब होता है किसी भी प्रकार का फैक्ट्स। क्या होगा? किसी भी प्रकार का फैक्ट्स। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आज सुबह सुबह 6:37 में सीतामढ़ी में भी, पटना में भी, या आप लोग के भी आसपास में भूकंप का आपने महसूस किया होगा। सुबह सुबह भूकंप हुआ था, क्या आप लोगों को प्रतीत हुआ? क्या आप लोगों ने फील किया? तो ये जो फैक्ट्स है कितना बजे? 6:37 पे, तो वही क्या कहला गया? वही तथ्य कहला गया, वही फैक्ट्स कहला गया। तथ्य के बाद है अपना संबंध। संबंध का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ में जो हमारी रिलेशन होती है, जो हमारी कनेक्टिविटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग संबंध के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी।
अगला है यहाँ पे शब्द इन्होंने पूछा है अध्ययन। क्या पूछा है? अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है टीचिंग, अर्थात पढ़ाना इसे हम लोग कह सकते हैं। किस प्रकार से हम लोग पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वह हमारा अध्ययन कहलाएगा। आगमनात्मक। आगमनात्मक अपने आप में क्या है? तो एक प्रकार का शिक्षण विधि है जहां पे हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो उदाहरण से नियम की ओर क्या करते हैं? उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उस प्रकार के विधि को आगमनात्मक कहते हैं। और एक अपना होता है निगमनात्मक। एक अपना क्या होता है? निगमनात्मक। इसी को हम लोग अन्य शब्दों में क्या कहेंगे? इसी को हम लोग आगमन विधि भी कहेंगे। ये सारा चीज जो भी आपके मन में डाउट हो, एक बार नहीं 1000 बार पूछने का काम कीजिए, क्योंकि उसी के लिए आपने जुड़ा है। नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ये हमारा क्या कहला जाएगा? तो ये हमारा कहला जाएगा निगमन विधि कहला जाएगा। जब तक तमाम प्रकार के चीजों को अपने संज्ञान में नहीं रखिएगा तो पीडीएफ और अपने पास में पुस्तक की कमी नहीं है। ये सारा कंटेंट, ये सारा मटेरियल आपको गूगल पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, परंतु इन तमाम चीजों को आपको अपने संज्ञान में रखना है, अपने मस्तिष्क में रखना है। निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है किसी ही प्रकार का जो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, अर्थात जो आखिरी हमारा परिणाम निकल कर आता है, उसी परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां का मतलब क्या हो गया? क्या ज्ञानेंद्रियां के बारे में आप लोग जानते हैं? एक बार रिप्लाई कीजिए तो। ज्ञानेंद्रियों के बारे में क्या आप जानते हैं? उदाहरण स्वरूप हमारा आंख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, त्वचा हुआ, जीभ हुआ, ये सभी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके आधार पे हम शुरुआती दौर में चीजों को उसी के माध्यम से सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा सीखने सिखाने के प्रक्रिया में हमारी ज्ञानेंद्रियां ही हमें ज्ञान की अनुभूति कराती है। उदाहरण स्वरूप एक छोटा सा बालक है, बार बार कैंडल के पास में जा रहा है और आप उस बच्चे को वहां से हटा रहे हैं कि उसका हाथ पक जाएगा, परंतु वह बच्चा बार बार उसी जगह पे जा रहा है और लास्टली जब उसने कैंडल को टच किया उसका हाथ पक गया। अर्थात उस त्वचा के माध्यम से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि चमकीला चीज को छुएंगे तो हमारा हाथ पक जाएगा। दैट्स कॉल्ड ज्ञानेंद्रियां। इसी से हमारा शुरुआत होता है। एक है इनका लास्ट वर्ड है प्रदत्त सूचना। प्रदत्त सूचना का मतलब होता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त है। प्रदत्त मतलब क्या हुआ? जो हमें निर्देश प्राप्त है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रदत्त सूचना के नाम से जानते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदत्त सूचना कहेंगे। जैसे कि आपको एक मैसेज गया होगा कि आपका बेसिक मैथ क्लास नंबर 2 लाइव हो गया, दैट्स कॉल्ड प्रदत्त सूचना, जो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ। तो जितने भी प्रकार के आपने शब्द मेरे पास भेजा था, उन तमाम शब्दों को मैंने यहाँ पर क्या किया है? एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसा शब्द हो जो आपको नहीं पता हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आपके कल के क्लास तक का अभी का निचोड़। जहां पे आपका डाउट था उस डाउट को हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। अभी जो हम लोग संख्या पूर्व अवधारणा की बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से उपयोगी है किसके लिए? तो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका संख्या पद्धति। क्या नाम है? तो संख्या पद्धति नाम है। और इस संख्या पद्धति को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार के शब्द है, एक है संख्या, दूसरा है पद्धति। पद्धति का मतलब होता है किसी भी प्रकार का सिस्टम, किसी भी प्रकार का कार्य, उसी को हम पद्धति के नाम से जानते हैं। अर्थात कहीं का भी एक अपना नियम होता है, एक कानून होती है, एक व्यवस्था होती है, वो उस जगह का सिस्टम कहलाता है। और संख्या, संख्या को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई संख्या पूर्व अवधारणा क्या होता है। क्या होना चाहिए पता? कि संख्या पूर्व अवधारणा क्या होता है।
जल्दी से बताइए। संख्या पूर्व अवधारणा। तो संख्या पूर्व अवधारणा कहने का आशय है कि जैसे ही शुरुआती दौर में बालक विद्यालय आने से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय आने से पूर्व, विद्यालय आने से पूर्व, स्कूल आने से पहले, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के अंदर में विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। उसी कौशल के अंतर्गत क्या होता है, तो गणितीय कौशल भी होता है। गणितीय कौशल के अलावा कौन कौन सा कौशल होता है, तो भाषाई कौशल भी होता है। क्या होता है, भाषाई कौशल भी होता है। अर्थात बच्चे सीखने सिखाने के प्रक्रिया से पहले ये दो प्रकार के कौशल बच्चे के अंदर में होती है। जैसे कि गणितीय कौशल में बालक शब्दों का उपयोग करता है इतना, उतना और बहुत। ये जो आप शब्द देख रहे हैं, इन तमाम प्रकार के शब्द को बालक अपने घर में सुनने का काम करता है, देखने का काम करता है, और इस तरह से बालक को अंदर में गणितीय कौशल पाया जाता है। जैसे कि कोई 2 साल 3 साल या 4 साल का बच्चा है, उससे पूछिएगा कि बाबू यह कितना बिस्किट है, तो वह क्या बोल देगा, 1 ठो 2 ठो। ये कितना बिस्किट है, तो 2 बिस्किट है। परंतु उस बच्चा को 2 लिखने नहीं आ रहा है। इस प्रकार के सोच को, इस प्रकार के समझ को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संख्या पूर्व अवधारणा के नाम से जानते हैं। जहां पे बालक इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है, इतना, उतना और बहुत, इसी प्रकार के शब्द को अपने शिक्षण शास्त्र में क्या कहते हैं, तो अमानक इकाई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अमानक इकाई। अब जब यहाँ पे अमानक की बात आ रही है, तो आइए एक नजर हम लोग कहाँ डालें, तो अमानक के ऊपर में भी डालने का काम करें। क्योंकि संख्या पूर्व अवधारणा जो है, ये पूर्ण रूप से कैसे घटित होता है, तो मूर्त सामग्री के माध्यम से होता है। कैसे होता है, तो मूर्त सामग्री के माध्यम से होता है। अब मूर्त का अर्थ तो मैंने कल आपको समझाया था, एक बार रिप्लाई कीजिए। तो क्या मूर्त का अर्थ आप लोगों को पता है, यस और नो में जल्दी से बताने का काम कीजिएगा। यस सर, बच्चे बिल्कुल वैसे ही करते हैं जब तक उनको चोट न लगे। वेरी गुड। मूर्त के अर्थ को कल मैंने आपको समझाया था। संख्या पूर्व अवधारणा के अंतर्गत बालक मूर्त सामग्रियों के माध्यम से उन तमाम प्रकार का, जैसे कि पूछिएगा बाबू कितना पेन है, तो 1 पेन है, परंतु बच्चा को 1 लिखने नहीं आ रहा है। इस प्रकार के लिए वह मूर्त सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जहां पे वह इतना, कितना, उतना, ज्यादा, कम, बहुत ज्यादा, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। और ये तमाम प्रकार के शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं, अमानक इकाई कहलाते हैं। और जब आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मापन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी मापन के अंतर्गत ये 2 प्रकार की बातें होती हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये 2 प्रकार की बातें। मापन की शुरुआत सबसे पहले कैसे होती है, जल्दी से बताइए। तो मापन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम होती है अमानक इकाई के माध्यम से। कैसे होती है, अमानक इकाई। जो बच्चे संख्या पूर्व अवधारणा में इसका उपयोग करते हैं, अमानक इकाई को ही हम लोग अन्य भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो अप्रामाणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रामाणिक के भी नाम से जानते हैं। और एक अपना होता है, जैसे ही बच्चा विद्यालय जाने लगेगा तो वह मानक इकाई के बारे में पढ़ेगा। मैं दोनों के अर्थ को आपको बताता हूं। मानक इकाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रामाणिक के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि अमानक इकाई के अंदर में बालक कैसे शब्दों का उपयोग करेगा, तो बालक बोलेगा इतना, उतना, कितना, बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, इस प्रकार के शब्दों का बालक उपयोग करेगा, जिसका कोई भी मात्रा नहीं है। वो जो आसपास में सुना है उसी का वह उपयोग करेगा, जिसका कोई मात्रा नहीं है। इस प्रकार के सोच को, इस प्रकार के ज्ञान को अमानक इकाई कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है कहाँ पे, तो संख्या पूर्व अवधारणा के अंदर। कहाँ पे, संख्या पूर्व अवधारणा के अंदर। अब जैसे ही बालक
थोड़ा सा बड़ा होगा और वह पहली बार कहाँ जाएगा, तो वह पहली बार विद्यालय प्रांगण के अंदर में जाएगा। तो इन तमाम प्रकार के ज्ञान के आधार पे वहाँ के शिक्षक उन्हें तमाम प्रकार की चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। अर्थात जिस चीज को उसने अपने घर परिवार से देखा है वह हमारा क्या कहला गया, तो अर्जन कहला गया। और जैसे ही बालक पहली बार विद्यालय प्रांगण गया और सीखने सिखाने के प्रक्रिया में बैठा तो यही चीज हमारा क्या कहला गया, तो अधिगम कहला गया। क्या कहला गया, अधिगम कहला गया। अब जरा सा आप अपने दिमाग पे, अपने संज्ञान पे जोर डाल के बताइए कि ऐसी प्रक्रिया जहां पे बालक स्वयं से चीजों को अर्जित कर ले वह कैसा शिक्षा कहलाएगा, जल्दी से बताइए। और ऐसी प्रक्रिया जहां पे हम सीखने सिखाने में मेहनत करते हैं वह किस प्रकार का शिक्षा कहलाएगा, जल्दी से आपको रिप्लाई देने का काम करना है। ये दो चीज को मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था। अर्थात संख्या पूर्व अवधारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम बालक अमानक इकाइयों के माध्यम से चीजों को पहचानना, चीजों को बताना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे वह विद्यालय प्रांगण में जाते हैं जहां से उनकी सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो जो चीज वह स्वतः कहते हैं वह अर्जन कहलाया और जहां पे वह मेहनत करते हैं वह अधिगम कहलाया। और दोनों को अलग अलग शिक्षा के नाम से जानते हैं और वह दोनों नाम मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बच्चे सबसे पहले अमानक इकाई से सीखते हैं, वेरी गुड रौनक जहां। जिसको कोई परिणाम न हो अमानक, वेरी गुड। प्रमाणिक नहीं है इतना उतना, वेरी गुड। चलिए लर्निंग, प्रमाणिक इकाई जहां पे हम माप को तौल करते हैं जिसका प्रमाण हो, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया राजनंदिनी कुमारी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नजरे आलम जी, मीनू रानी, मीनू रानी अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। वंदना कुमारी जी का आंसर नहीं आया है। सरदा कुमारी, वेरी गुड। आयशा, बहुत बढ़िया। गजाला परवीन, वेरी गुड। मानक नहीं होता है, मानक होता है। चलिए इस प्रकार के शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाने का काम किया था। अर्जन हमारा क्या कहलाएगा, तो अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगा। अब याद आया आप लोगों को, यही क्या कहलाएगा, तो अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगा। और जहां पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं यही हमारा क्या कहला जाएगा, तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत में आ जाएगा, औपचारिक शिक्षा कहलाएगा। अर्थात बालक विद्यालय आने से पूर्व अपने अंदर में संख्या पूर्व अवधारणा का सोच रखता है जहां पे वह इस प्रकार से कार्यों को समझता है जैसे कि मूर्त सामग्री के माध्यम से वह चीजों को पढ़ना प्रारंभ करता है, समझना प्रारंभ करता है। अब जैसे ही एक बालक विद्यालय प्रांगण में आएगा तो उसी के अनुभव के आधार पे हम लोग बालक के अंदर में क्या करते हैं, मानक चीजों को धीरे धीरे सिखाना प्रारंभ करते हैं जिसका मात्रा हो, जैसे कि आपका केजी हो गया, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, राइट। ये सभी क्या है आपके, तो ये सभी आपके प्रमाण है, ये सभी मात्रा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानक इकाई कहेंगे या प्रामाणिक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के अवधारणा को लेकर जैसे ही कोई बालक पहली बार कहाँ आता है, तो विद्यालय प्रांगण के अंदर में आता है और वह अपने साथ क्या क्या लेकर आता है, तो विद्यालय प्रांगण में आने से पूर्व बच्चे अपने साथ में गणितीय कौशल को लेकर आते हैं और भाषाई कौशल। भाषाई कौशल कहने का आशय क्या हुआ, तो भाषाई कौशल के अंतर्गत में बालक के पास में क्या क्या होता है, तो बालक के पास में सुनना होता है और बोलना होता है। ये दो प्रकार के कौशल के साथ में बालक विद्यालय प्रांगण में आता है और इसी दो प्रकार के कौशल को माध्यम बनाते हुए हम बच्चों के अंदर में भाषाई कौशल का विकास करते हैं जो कि 4 प्रकार का होता है। सुबोपाली, जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे भाषा कौशल 4 प्रकार के, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग कहाँ थे, तो अब बच्चा अपने घर से कहाँ गया, तो अब बच्चा अपने घर से कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय प्रांगण में आ गया। और विद्यालय प्रांगण में आने के साथ साथ उसके साथ में क्या आता है, तो उसकी
गणितीय कौशल आती है, और ये कौशल क्या कहलाता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और एक उसके साथ में क्या आता है, तो एक उसके साथ में आता है भाषा कौशल, जो कि सुनना और बोलना होता है। बालक अपने समस्या को बता सकता है और उस समस्या का समाधान वह प्राप्त भी कर पाता है। इस दो प्रकार के कौशल को आधारशिला मानते हुए विद्यालय प्रांगण के अंदर में क्या होता है, मानक पढ़ाई होना प्रारंभ होता है। क्या होता है, मानक पढ़ाई होना प्रारंभ होता है। और सर्वप्रथम बच्चों को जनगणित के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, गिनती सिखाना प्रारंभ करते हैं, और उसके लिए हम लोग बच्चे को संख्या के बारे में बताते हैं। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए, मैंने यहां पर लिखा 130, इसे आप क्या कहिएगा, 130, इसे आप लोग क्या कहिएगा, जल्दी से बताइए। इसे हम चेतन और अचेतन का भी नाम दे सकते हैं। बिल्कुल निशा कुमारी जी, वेरी गुड। ये जो हमारा अर्जन का प्रक्रिया है, जहाँ पे हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये एक प्रकार से कैसी प्रोसेस है, तो ये हमारा एक प्रकार का अचेतन वाली प्रक्रिया होती है, जहाँ पे हमें कॉन्सियस नहीं रहना पड़ता है। और औपचारिक शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो चेतन वाली प्रक्रिया है। चेतन का अर्थ हुआ कॉन्सियस रहना। चलिए, यहाँ पे 130 है, और यहाँ पे बालक से पूछा गया, भाषाई कौशल सुनना और बोलना होता है विद्यालय आने से पूर्व, ठीक है। अब आइए, एक बच्चे से पूछा गया कि बाबू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आपका प्यारा सा मित्र है, क्या आपको याद है अपने इस मित्र के बारे में? अगर नहीं याद है तो माइंड में रख लीजिए, इस प्यारे से मित्र का नाम क्या है, कौन बताएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आपके इस प्यारे से मित्र का नाम है टुट्टू। क्या नाम है, तो आपके इस प्यारे से मित्र का नाम है टुट्टू। टुट्टू से पूछा गया कि बउआ रे ये क्या है, तो टुट्टू ने कहा कि सर यहाँ पे ना 1,3,0 है। टुट्टू ने क्या बोला, 1,3,0 है। बोले सर अच्छा चलो तुम बैठ जाओ, सुट्टू तुम बताओ ये क्या है, तो सुट्टू ने कहा कि सर ये 130 है। क्या है, ये 130 है। अब आप लोग बताइए कि किसका आंसर सही है, टुट्टू का आंसर सही है या फिर सुट्टू का आंसर सही है? आप ही लोग बताइए किसका आंसर सही है, 130 सही होगा, या टुट्टू ने रिप्लाई किया कि सर ये 1,3,0 अर्थात यहाँ पे 3 अलग अलग क्या है, तो अंक है। इस प्रकार से दोनों का आंसर आया, एक ने 130 बोला और एक ने 1,3,0 बोला। अर्थात यहाँ पे आंसर जो है सो दोनों का सही है। क्योंकि संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो संख्या का निर्माण होता है अंक से। दुनिया में जितने भी प्रकार के आप नंबर्स को देखते हैं, इन तमाम प्रकार के संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो संख्या का निर्माण होता है अंक से। और वह अंक कौन है, तो वह अंक होते हैं 10 अंक, जिसे बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9। ये क्या है, ये 10 ऐसे अंक हैं जिसके माध्यम से, इस 10 अंक के माध्यम से क्या होता है, दुनिया के समस्त संख्याओं का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या क्या है, तो संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि अंकों के समूह को, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक का मतलब क्या हुआ, तो अंक का मतलब हुआ डिजिट। अंक को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और संख्या हमारा क्या कहलाता है, तो संख्या हमारा नंबर्स कहलाता है, नंबर कहलाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि भाई दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्याओं का निर्माण होता है, वह 10 प्रकार के अंकों के आधार पे होता है, और वह 10 अंक 0 से लेके 9 तक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो संख्या कहते हैं। संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो इस 10 अंक के आधार पे दुनिया के समस्त संख्याओं का निर्माण होता है।
अर्थात इस दोनों बच्चे में, टुट्टू और सुट्टू में क्या अंतर था? यह जो मैंने पूछा सवाल कि बताओ बाबू ये क्या है, एक बच्चे ने रिप्लाई क्या दिया? तो एक बच्चे ने रिप्लाई दिया कि गौरव ये क्या है अपना? तो ये है 130। क्या बोला उसने? 130। और टुट्टू ने रिप्लाई क्या दिया? तो टुट्टू ने रिप्लाई किया कि गौरव ये 3 अंक है। ये क्या है? ये 3 अंक है। और वह अंक कौन कौन है? तो 1,3,0 ये दोनों के आंसर का जो अंतर है, दोनों के आंसर का जो डिफरेंस है, वह डिफरेंस क्या है? कि सुट्टू को कहीं ना कहीं स्थानीय मान का ज्ञान है। क्या है? सुट्टू को कहीं ना कहीं स्थानीय मान का ज्ञान है, परंतु टुट्टू के पास में स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। इसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, जिस कारण से इसने 3 अंक बोला। और सुट्टू के पास में स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका उसके पास में ज्ञान है। इसीलिए उसने कहा कि गौरव यहाँ पर जो 1,3,0 है, अर्थात यहाँ पे शून्य क्या है? तो शून्य है हमारा इकाई का अंक। शून्य क्या है? इकाई है। 3 क्या है हमारा? तो 3 हमारा दहाई है। 1 हमारा क्या है? सैकड़ा है। और इस ज्ञान के आधार पे उसने क्या बताया कि ये 130 लिखा हुआ है। और इसी इकाई दहाई सैकड़ा को हम लोग अपने गणित के भाषा में क्या कहते हैं? तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप लोग अपने अपने माइंड में रखिएगा। और इस बार भी जो आपका एग्जाम हुआ है सीटेट का, उस एग्जाम में स्थानीय मान से भी सवाल आया हुआ था। अर्थात गणित आपका बहुत आसान होता है। और जब इस तरह से आप शिक्षण शास्त्र और गणित दोनों को एक साथ लेकर चलिएगा, तो आपको आनंद भी आएगा, आपको मजा भी आएगा, और तमाम प्रकार के विषय के तमाम प्रकार के शब्द भी आपके संज्ञान में सेट हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हिंदू अरेबिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। और बच्चे को यहाँ पर 130 वाले को क्या था? तो स्थानीय मान का ज्ञान पता था, जिस कारण से उसने इस तरह से आंसर दिया कि गौरव ये 130 है। और टुट्टू के पास में स्थानीय मान का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से टुट्टू ने कहा कि ये सिर्फ 3 अंक है, 1,3,0। दोनों का आंसर क्या है? सही है। बस दोनों के आंसर में एक ही डिफरेंस था कि एक को स्थानीय मान का अवधारणा पता था और एक को स्थानीय मान का अवधारणा नहीं पता था। यही छोटा सा क्या था? तो डिफरेंस था। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने का काम करते हैं। जब आपका स्थानीय मान शब्द आ गया, तो स्थानीय मान का महत्व, स्थानीय मान का महत्व, देखिए चीजों को कैसे समाहित करना है और कैसे इसे शिक्षण शास्त्र में जोड़ना है, यह मेरा कार्य है। आप लोग बस आनंद लेने का काम करें। स्थानीय मान का महत्व, आखिर ऐसा कौन सा वजह है कि हमें प्राथमिक स्तर पे बच्चों को स्थानीय मान सिखाना चाहिए, स्थानीय मान का समझ देना चाहिए। जैसे कि स्थानीय मान के माध्यम से सबसे पहले बच्चा शून्य का महत्व समझ पाता है। क्या समझ पाता है? शून्य का महत्व समझ पाता है। दूसरा इसका महत्व क्या हो सकता है? संख्या बोध विकसित होता है। अर्थात संख्या का निर्माण कैसे हो रहा है, तो संख्या बोध, बोध का मतलब होता है समझ, इसी को हम लोग अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इसी को हम लोग समझ कहेंगे। ठीक, तो संख्या बोध विकसित होता है बच्चों के अंदर में। स्थानीय मान के माध्यम से क्या होता है? तो शून्य का महत्व आता है और संख्या बोध विकसित होता है। ठीक, और इसका क्या महत्व हो सकता है? सोचिए जरा सा। आप बच्चों का स्थानीय मान क्यों पढ़ाइएगा? तो बच्चों के अंदर में गणितीय कौशल का विकास होता है। क्या होता है? गणितीय कौशल, जो कि हमारा गणितीय संक्रियाएं भी कहलाती है। और ये संक्रियाएं मैंने आपको बताया है कौन कौन होता है। तो जोड़, घटाव, गुना, भाग,
ये गणित के ऐसे आधारभूत संक्रियाएं हैं, ये चार इस प्रकार के संक्रियाएं हैं जिसे बच्चे के अंदर में डेवलप करना ही क्या कहलाता है। तो इसी प्रकार के प्रोसेस को हम लोग गणितीयकरण के नाम से जानते हैं। ये गणितीयकरण शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो गणितीयकरण कहने का आशय क्या हुआ कि जब कोई बालक जोड़ घटाव गुणा भाग ये चार प्रकार के संक्रियाओं को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को सही तरीके से बनाने लगता है, तो उस प्रकार के कौशल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बालक का क्या हो गया, तो गणितीयकरण हो गया। तीसरा के बाद चौथा डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा, तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जो टुट्टू को सिर्फ 3 अंक पता था, अब वह संख्या लिखना शुरू करेगा, संख्या बनाना शुरू करेगा। इसी के माध्यम से बच्चे के अंदर में समस्या समाधान कौशल, क्या, समस्या समाधान कौशल, ये सभी चीज आपको आगे चलकर उपयोगी होगा। तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या कर पाता है, तो संख्या और अंक में अंतर कर पाता है, संख्या और अंक का अंतर समझ पाता है, अंतर का बोध होता है। और इसकी महत्व क्या हो सकती है बताइए, संख्या और अंक का महत्व होता है। इसी स्थानीय मान के कंसेप्ट को आपके शिक्षण शास्त्र के भाषा में पुनर्समूहन के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्ण समूहन के भी नाम से जानते हैं, जहां पे स्थानीय मान का अवधारणा का महत्व है। जब हम लोग प्रश्न देखेंगे तो इस प्रकार के शब्दों को देखेंगे, और इस स्थानीय मान के कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षण विधि, अर्थात जो हम लोग शिक्षण विधि के अलावा शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री को किस नाम से जानते हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, इसी को हम लोग कहते हैं TLM। क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। और स्थानीय मान की अवधारणा को सिखाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि आगे चल के हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं गिन तारा। गिन तारा हमारा क्या कहलाता है, तो अबेकस कहलाता है। गिन तारा का हम लोग उपयोग करते हैं। कॉन्क्रीट मटेरियल अर्थात मूर्त सामग्री का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, इन प्रकार के चीजों के माध्यम से, या फिर आप बोल सकते हैं ठोस अनुभव का उपयोग। ठोस अनुभव ही हमारा क्या कहलाता है, तो मूर्त सामग्री कहलाता है। तो इस प्रकार की चीजों के माध्यम से हम लोग बच्चों को संख्या के बारे में समझाने का कार्य करते हैं। और ये हमारा क्या हुआ, शिक्षण सहायक सामग्री हुआ। और प्राथमिक स्तर पे स्थानीय मान को या संख्या पद्धति को पढ़ाने का महत्व क्या है, कि बच्चे के अंदर में विभिन्न प्रकार का संक्रियात्मक कौशल, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के बारे में, विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में, संख्या और अंक के अंतर के बारे में क्या पता चल पाता है, तो उसके डिफरेंस को वह समझ पाता है। आई होप अब आप लोग इस चीजों को समझ गए होइएगा। अब हम लोग चलते हैं 130 के ऊपर में फिर से आते हैं। ये जो अपना 130 है, इसे हम 130 क्यों बोल रहे हैं, अर्थात जब हम लोग इसको क्या करना है, आपको अपने घर पे भी बनाना है। यहाँ पे शून्य कहाँ पे है, इकाई पे है, अर्थात इकाई का मान होता है 1। हिंदू अरेबिक प्रणाली के अंतर्गत लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर में, इस चीज को लिख लीजिए, इंडियन सिस्टम को लिख लीजिए, हिंदू अरेबिक प्रणाली। इसको अपने कॉपी में आप सभी लोग लिख लीजिए, इससे बहुत प्रकार का चीज आपका बनेगा। जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, इकाई होता है, फिर हमारा दहाई होता है, फिर हमारा सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है। यहां से आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न रहता है 1 नंबर का, इसको धिया पुता वाला चीज मत समझिएगा। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1 पे 3 शून्य, 10,000 का मतलब 10 पे 3 शून्य।
उसी प्रकार से लाख है, 10 लाख है, इस तरह से आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे लिख के रखना है। करोड़ है, 10 करोड़ है, इसको लिख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे शून्य क्या है हमारा, तो यहाँ पे शून्य जो है हमारा इकाई के स्थान पे है। क्या है, इकाई के स्थान पे। ये 3 हमारा कहाँ पे है, तो दहाई के स्थान पे है। और 1 हमारा कहाँ पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। हो सकता है आपके क्लास में कोई सीबीएसई बोर्ड वाले मित्र होंगे तो शायद यहाँ पे दिक्कत हो, तो लिख लीजिए वंस हुआ, टेंस हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, लाख हुआ, 10 लाख हुआ। इस तरह से भी आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। अब आइए, इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। अब इसी को हम लोग जब तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 × 1 क्या हुआ, 0। 3 × 10 क्या हो जाएगा अपना, 30 हो जाएगा। और 1 × 100 क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। इसको आपस में योग करेंगे तो हमें 130 प्राप्त होगा। और इस प्रकार के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, तो विस्तृत रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्तृत रूप कहलाता है। तो इस जगह से आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, और आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने होमवर्क को अवश्य बनाइएगा। ये आपका नॉर्मल सा है, इस चीज को आपको यहीं पर क्या कर लेना है, समाप्त कर लेना है। तो आपको अपना होमवर्क अवश्य बनाना है, जिस तरह से आपको लेकर चल रहे हैं उस प्रकार से आपको बनाते चलना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, तो आपका होमवर्क में आपको क्या करना है, विस्तृत रूप में लिखें। विस्तृत रूप में लिखें। अगर किसी को भी हिंदी से प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका इंग्लिश भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, एकदम जहां भी आपका कंफर्टेबल जोन में कोई भी दिक्कत हो, आपको बस एक बार मुझसे पूछ लेना है। सबसे पहला विस्तृत रूप लिखें, 6, 7, 8, 9। कैसे लिखना है, एक मैं आपको वो भी बनाकर दिखा देता हूं, चिंता नहीं कीजिएगा। 1, 3, 8, 6, 7। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में लिखिए, ऐसे आपका यह पीडीएफ रहेगा। 6, 8, 7, 9, 1, 6, 8, 7, 9, 1, 5, 6, 3, 2, 1, 5, 6, 3, 2, 1। और एक आपका लास्ट है होमवर्क के तौर पे, 0, 0, 0, 12। कैसे बनाना है आपको वो भी सीखिए। जैसे कि आपका 6, 7, 8, 9 है, कैसे लिखिएगा, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर आपका 9 कहाँ पे है, इकाई पे है, तो 9 × 1। 8 कहाँ पे है, दहाई पे है, 8 × 10। 7 कहाँ पे है, सैकड़ा पे है, 7 × 100। 6 कहाँ पे है आपका, हजार पे है, 6 × 1000। सबका मान 9 हो गया, 80 हो गया, 700 हो गया, और आपका 6000 हो गया। सभी को आपस में योग करके लिख दीजिएगा, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से आपको अपने कॉपी पे बनाने का काम करना है। तो ये आपका होमवर्क नंबर क्या हुआ, 0, 1 हुआ। जितना होमवर्क दे आपको आता है, मुझे पता है कि आप में से सभी लोगों को आता है, फिर भी इस काम को आप लोग अपने अपने कॉपी पे अवश्य करने का काम कीजिएगा। जितना कहें कम से कम विश्वास कीजिए, और उतना काम आपको क्या करना है, अवश्य करना है। अब आइए, हम लोग कहाँ पे थे, तो अपने स्थानीय मान के जगह पर रुके हुए थे। हिंदू अरेबिक प्रणाली में स्थानीय मान, और जैसे ही स्थानीय मान की बात हो तो इसके साथ में एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं वास्तविक मान। आप में से कोई ऐसे मित्र हैं जो इस दोनों के अलग अलग नाम को जानते हो। स्थानीय मान को हिंदी में स्थानीय मान, अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। परंतु वास्तविक मान कभी कभी आपको लिखा हुआ हिंदी में रहेगा अंकित मान के भी नाम से। इसका भी अर्थ क्या हुआ, वास्तविक ही हुआ। इसी को हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, इसका भी अर्थ क्या हुआ, वास्तविक ही हुआ। और इस तीनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तीनों को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। अर्थात ये क्या कहलाएगा अपना, तो ये हमारा कहलाएगा वास्तविक मान। इसी को हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि 9, 8, 7, 6। मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए, इसमें आपको बताना है, इसमें 7 का स्थानीय मान
क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं आपसे हम कि बताइए इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 7 कहाँ पे है, इकाई है ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। इकाई दहाई पे है तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 × 10 क्या हो गया, तो 70 हो गया। 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 70 हो गया। अगर आपका नेट स्लो होगा तो शायद आपका वीडियो रुक रहा होगा। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होता तो आपके क्लास में उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी लोगों का वीडियो रुकता। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। पर जैसे ही वास्तविक मान की बात करें और मैं आपको उदाहरण के तौर पे लिखूं, जैसे कि आपका 9876 में 7 का वास्तविक या जातीय या अंकित मान क्या होगा, क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बताइए। फेस वैल्यू, जब भी आपको किसी भी संख्या का वास्तविक मान पूछे तो जिस अंक का पूछेगा वही उसका वास्तविक मान होगा। क्या कीजिएगा, आप लोग अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा। क्या रखना है आपको कि जिस अंक का पूछे, जिस अंक का पूछे वही उसका, वही उसका वास्तविक मान होगा, वही उसका वास्तविक मान होगा। इस चीज को क्या करना है, आपको अपने माइंड में रखना है। जैसे कि 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 का वास्तविक मान किसका पूछा, 7 का पूछा, तो 7 का वास्तविक मान स्वयं सेवन ही हो जाएगा। इसी को कहते हैं फेस वैल्यू। उदाहरण स्वरूप ये मेरा चेहरा है, किसका चेहरा है, गौरव का चेहरा है, अर्थात ये गौरव क्या हुआ, वास्तविक हो गया। उसी प्रकार से कोई भी संख्या का आपसे वास्तविक मान पूछे तो वह संख्या आपका स्वयं होता है। ठीक, अब इस तरह से ही आपके एग्जाम में, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे आपके सीटेट वाले एग्जाम में एक प्रश्न आया था, कितना हल्का सा प्रश्न आया था और उसमें भी लोगों ने गलती कर दिया। जैसे कि आपके प्रश्न का आधार ऐसा था कि संख्या 4321 में, संख्या 4321 में 3 एवं 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए इतना हल्का सा, इसी तरह का सेम प्रश्न आप लोग भी देख सकते हैं, नेट पे भी क्वेश्चन होगा और मैंने प्रथम दिन क्लास में भी आपका क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, आप लोग भी देखिएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न था, बस नंबर आपका अलग होगा। सेम ऐसा ही प्रश्न था। क्या इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको चिंता करना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि गणित हमारा कमजोर है, अरे गणित बहुत आसान है, बस उसे सीखना है, प्रैक्टिस करना है। सीटेट पेपर 1 का गणित में कोई दम ही नहीं है, आपके घर में उपस्थित बच्चे बना सकते हैं। बस आपका अभ्यास छूट गया है जिस कारण से आपको भारी लगता है। बस निरंतर आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ आपका सही हो जाएगा। तो आइए, संख्या 4321 में 3 एवं 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। कैसे बनाएंगे कि 4321 में किसका पूछ रहा है, 3 एवं 2। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा पे है, अर्थात 3 × 100, इसका स्थानीय मान हो गया 300। 2 का इकाई दहाई पे है तो 2 × 10, इसका स्थानीय मान हो गया 20। अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव। 300 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, तो 280 बचेगा। बन गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम ऐसा ही प्रश्न आपके इस बार के सीटेट के एग्जाम में था। इस बार के एग्जाम का 15 प्रश्न इतना आसान था, या फिर पूरा का पूरा मैथ पेडागोजी इतना आसान था जिसमें आप 30 में आराम से 25+ नंबर ला सकते थे। पर आपके क्लास में कुछ हमारे मित्र हैं जिनका 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर इस तरह से आया है। तो कहीं ना कहीं हम आसान समझकर मिस्टेक कर बैठते हैं। और जो भी इस वीडियो को मेरे मित्र देख रहे हैं, आप में से कुछ मित्रों ने कमेंट भी किया था, मैसेज किया था कि सर एप्लीकेशन का क्लास तो आप यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो नहीं, 3-4 क्लास डेमो के रूप में यूट्यूब पर जाता है। तो अगर आप मेरे इस बात को अभी सुन रहे हैं यूट्यूब पर मेरे मित्र, तो अपने कमजोर पक्ष को दूर करने का यही एक सुनहरा अवसर है।
हर जगह अगर आप सिर्फ पैसे को ही देखिएगा तो कभी भी अपने कमजोरियों को दूर नहीं कर पाइएगा। दुनिया में 100, 200, 500, 600 हर जगह का माहौल अवेलेबल है। आप ये देखें कि आपका कमजोर पक्ष सही हो रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, अब यहाँ पे लोग से गलती क्या होता है सोच समझिए। बहुत लोग जो है सो अंतर का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो आज कॉपी पे लिख लीजिए, योग का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, भागफल का मतलब तो पता ही होगा आपको, नाम से ही क्लियर है, और गुणनफल। इतने शब्द आपके इसमें आ जाते हैं। इस सभी के अर्थ को जानिए। योग का मतलब होता है प्लस करना, अंतर का मतलब होता है घटाव करना, भागफल का मतलब होता है भाग करना, और गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। इस चार चीज को अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसी योग को हम लोग योज भी कहते हैं, व्युत्क्रम घटाव को कहते हैं। इस चीज को अपने कॉपी में अवश्य समाहित करके रखने का काम कीजिएगा। यहाँ तक में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो बताने का आप काम करें। अगर समस्या दिक्कत नहीं है तो आपके लिए आपका होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 1 क्लियर है। अब यह है आपका होमवर्क नंबर 2। अपने बचपन के दिनों को आप याद करें और जो भी आपको होमवर्क मिले उसे अवश्य बनाने का काम कीजिएगा। ठीक, चलिए होमवर्क नंबर 2 में है स्थानीय मान निकालें जिस पर गोला लगा है। स्थानीय मान निकालना है जिस पर गोला लगा है। चलिए जल्दी से आप लोग अपना होमवर्क नंबर 2 भी लिखने का काम कीजिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 9797 361। जल्दी जल्दी अपने कॉपी में अपना होमवर्क लिखे, वरना बाद में आपका पीडीएफ भी अपलोड रहता है। अगर आपको पीडीएफ देखने नहीं आ रहा है तो चिंता ना करें, मैं भी आपको क्लास में समझा देने का काम करूंगा। ठीक, चिंता नहीं करना है। किसी प्रकार की चीज़ों के लिए आपको चिंता कभी भी नहीं करना है। जो भी संदेह हो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछिए। सुबह में 9 से 12 के बीच में जितना आप मेरा उपयोग करना चाहते हैं उतना आप उपयोग करें। ये कोई बड़े प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। मैं आपका प्यारा सा लंबा सा सांवला सा मित्र हूं। जितना आप मुझे परेशान कर सकते हैं उतना आप परेशान कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस समय पे परेशान करना है, समय पे चीजों को पूछना है। यहाँ पे गोला में जिसमें घेर रहा हूं उसी का आपको क्या करना है, स्थानीय मान निकालने का काम करना है। जिसमें आपका सर्कल लगा हुआ है उसका आपको स्थानीय मान निकाल के अपने कॉपी पे लिखने का काम करना है। ठीक, ये आपका क्या है, तो ये है आपका होमवर्क नंबर 2। यहाँ तक में क्लियर। यहाँ तक में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो बताने का काम करें। यहाँ तक में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो बताने का काम करें। यह है आपका होमवर्क नंबर 2। आइए अब एक छोटा सा मैं क्या आपको प्रश्न दूं बनाने के लिए। क्या आप लोग रेडी हैं? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें। एक छोटा सा क्या मैं आपको प्रश्न दूं बनाने के लिए, क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी से बताइए। जितना मैंने आपको सिखाया है उसी के आधार पे मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। तो क्या आप सभी मित्र हमारे रेडी हैं? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें। संख्या संख्या 9 7 संख्या 9 7 3 7 2 में हल्का सा मैंने इसमें क्या कर दिया है, बदलाव किया है। आप लोग बनाने का काम करें। 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। इसके लिए आपके पास में 1 मिनट का समय है। आराम से बनाइए, आराम से बनाने का काम कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस क्लास में प्रतिदिन एक्टिव रहिए,
प्रतिदिन दिए गए कार्यों को, होमवर्क को अवश्य बनाइए। माइंड में कभी भी मत लाइएगा अरे इतना बच्चा वाला है हम नहीं बना, ऐसा सोचना ही नहीं है। ऐसा सोचिएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव में पड़ जाइएगा और अपने चीज़ों को आप मजबूत नहीं कर पाइएगा। अगर अभी आपके इस क्लास को यूट्यूब पर हमारे मित्र देख रहे हैं तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि जो आप लोग एग्जाम के समय कहते हैं कि हमारा कमजोरी कैसे ठीक होगा, तो ये अभी समय है अपने कमजोरियों को ठीक करने का। 5 महीने अगर आप ध्यान दे दीजिएगा, सारा प्रकार का प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पर ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ बैच में जुड़ के रहिएगा तो कहीं से कुछ भी ठीक नहीं हो। 15 जनवरी के बाद आपका ऑफलाइन भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो भी मित्र चाहें ऑफलाइन में पढ़ना वो आके पढ़ सकते हैं। अभी तक किसी भी मित्र का आंसर नहीं आया है और आपका टाइम हो गया अप। आपका टाइम हो गया अप, अभी तक एक भी मित्र का आंसर नहीं आया है। चलिए बहुत बढ़िया, निशा कुमारी जी का आंसर आया है। क्वेश्चन में ही आंसर है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या है सो ना बताइए। देखिए क्या है आपका संख्या 9 7 3 7 2 में, यहाँ पर एक सात यहाँ भी है, एक सात यहाँ भी है। 2 को 7 को देख के डरना नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 7 कहाँ पे है, हजार पे है। 7 गुने 1000, इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 7000। इकाई दहाई पे है, 7 गुने 10 कितना हो गया, 70 हो गया। 2 को 7 है, दोनों का हमने क्या किया, स्थानीय मान निकाल दिया। कितना प्राप्त हो गया, 0707, अर्थात 7070 क्या हमें प्राप्त हो गया, तो ये प्राप्त हो गया हमें स्थानीय मान। अब क्या निकालना है हमें, अंकित मान निकालना है। अंकित मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक सात है और एक सात है, इसका भी अंकित मान 7, इसका भी अंकित मान 7। दोनों का अंकित मान कितना हो गया, 7 + 7 14 जो है सो हमारा निकल गया अंकित मान, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्तविक मान के भी नाम से जानते हैं। अब क्या बोल रहा है आपको, अंतर निकालना है। कितना प्राप्त हुआ स्थानीय मान, 70,070 -14 कर दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया 5, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 7, 7056। निशा जी अब समझ में आया कि क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है। निशा कुमारी जी 7056, अभी तक आपके क्लास में एक भी मित्र का आंसर सही नहीं आया है। तो ये हल्का सा आपका अलग है, जब हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को सीखेंगे तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग बनाने का काम करेंगे। चिंता नहीं करना है, गलती होगा। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिए, गलती क्या होता है, तो गलती हमारे सीखने का संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है। तो गलती से आपको नहीं डरना है। गलती हमारे सीखने सिखाने के प्रक्रिया का एक बहुत ही उम्दा संकेतक है, इंडिकेटर है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सही आंसर दे नहीं पाएंगे। इसीलिए गलतियों से आपको नहीं घबराना है। इस प्रकार के कंसेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे। परंतु आज आपका क्या है, 2 होमवर्क, होमवर्क नंबर 1 में मैंने आपको विस्तृत रूप दिया है, होमवर्क नंबर 2 है, और इसके अलावा होमवर्क नंबर 3 भी लिखिए। होमवर्क नंबर होमवर्क नंबर 3 भी लिखिए। अगर आप सच में चाहते हैं अपने तमाम कमजोरियों को दूर करने का तो शर्माना नहीं है। होमवर्क नंबर 3 में है आपका 2 से 20 तक का पहाड़ा, जिसे आप क्या कहते हैं, तो टेबल कहते हैं। इसे अपने कॉपी पे लिख के रखिएगा। दूसरा, कम से कम 2 से 10 तक का स्क्वायर, जिसे आप वर्ग कहते हैं, और कम से कम 2 से 10 तक का घन, जिसे आप क्यूब कहते हैं। ये 3 काम अपने कॉपी पे अवश्य कर लीजिएगा। इसके माध्यम से क्या होगा, हमारा गणना मजबूत होगा। हमारा जो कैलकुलेशन करना है गणना के लिए, क्योंकि हमारा समय इसी में लगेगा, गणना के लिए आवश्यक
ये काम आपका होमवर्क नंबर 3 में है। इस काम को भी आप लोगों को करना है और चिंता नहीं करना है। हर एक प्रकार के कंसेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे। वसीम अकरम जी 2 7 था, तो दोनों का अंकित मान अलग अलग हुआ। पहले हमने अंकित मान को एक जगह किया, उसी को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो वो उदाहरण भी मैं आपको देने का काम करूंगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक। हर चीज हम लोग सीखेंगे। सीखने सीखने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। बस आपसे एक छोटा सा नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने अपने दोस्त में, मित्र में, ग्रुप में अवश्य बताइए, अवश्य शेयर कीजिए, ताकि आपके वह मित्र सब भी इस क्लास में जुड़े। क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम लोग नीचे में ही दब कर रह जाते हैं। तो आप हमारे मित्र हैं और आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि जिस तरह से मैं आपके मनोबल को, जिस तरह से मैं आपके प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग भी मेरी मदद करें और अपने इस क्लास को, अपने इस कक्षा कक्ष को लोगों तक पहुंचाए, ताकि मैक्सिमम मित्र हमारे साथ जुड़े और आनंद ले सके इन तमाम प्रकार के पढ़ाइयों का, जिससे हमारे सभी प्रकार के कमजोर पक्ष क्या होंगे, दूर होने का काम होगा। निशा जी, सॉरी से कुछ नहीं होता है। आप जो कहती हैं कि 2 बार 3 बार से एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सॉरी से रिजल्ट नहीं आता है। सही मतलब सही, गलत मतलब गलत, सॉरी का कोई महत्व नहीं है, ठीक। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने इस तीनों होमवर्क को अवश्य कंप्लीट करके रखिएगा। फिर भी माइंड में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, सर मुझे याद नहीं है। जिनको याद है या नहीं है, आराम से देख के लिखिए, गूगल से देख के लिखिए, याद कर करके लिखिए, आराम से लिखिए, ठीक। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास।